डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल जैन, प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज दुर्ग, आज आपको WTO के संबंध में चर्चा करूंगा। इससे पूर्व 2 वीडियो क्रमशः प्रसारित किए जा चुके हैं। ये यूनिट 5 बिजनेस लॉ के अंतर्गत WTO का सिलेबस है, जो पूर्व वीडियो में विस्तार से आपको बताया जा चुका है। के हिस्से के रूप में आज हम क्षेत्रीय समूहवाद, रीजनल ग्रुपिंग्स पर आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश क्षेत्रीय आधार पर समझौता करते हैं। ऐसे क्षेत्रीय समझौतों से विश्व व्यापार संगठन की बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अतः यह संगठन क्षेत्रीय समूहवाद का समर्थन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व व्यापार संगठन क्षेत्रीय समूहवाद का समर्थन करता है। एक क्षेत्र विशेष के जो समूह हैं उनका ये समर्थन करता है। क्षेत्रीय समूहवाद विश्व व्यापार संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि क्षेत्रीय समूह के समझौतों से उस क्षेत्र की व्यापारिक बाधाएं कम या समाप्त होती हैं, तो विश्व व्यापार संगठन यह भी स्वीकार करता है कि कुछ दशाओं में क्षेत्रीय समझौतों से अन्य देशों को हानि हो सकती है, किंतु इनसे उस क्षेत्र के देशों के बीच एकता सुदृढ़ होती है। जैसा कि हम आपसे बात कर रहे हैं कि कुछ देशों को इससे हानि तो हो सकती है क्षेत्रीय समूहवाद की धारणा से, लेकिन इनसे उस क्षेत्र के देशों के बीच एकता सुदृढ़ भी होती है। क्षेत्रीय समूहवाद के महत्व को समझते हुए ही विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्रीय व्यापार समझौता समिति, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कमेटी गठित की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्रीय समूह विवाह का जो महत्व है, क्षेत्रीय समूहवाद के महत्व को देखते हुए भी ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कमेटी का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समूह का परीक्षण करना तथा यह देखना कि कोई क्षेत्रीय समूह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के प्रति कितना निष्ठावान है। यह समिति इस बात का भी आकलन करती है या करेगी कि क्षेत्रीय समझौते बहुपक्षीय बाजार व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं तथा क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय समझौतों से क्या संबंध हो सकता है। सारांश रूप में ये कहें कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश एक क्षेत्रीय संतुलन को स्थापित करने के लिए आपस में किसी को कोई हानि ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कमेटी के माध्यम से यह देखते हैं कि बहुपक्षीय बाजार व्यवस्था को कोई देश क्षेत्रीय समूहवाद के रूप में प्रभावित ना कर सके। तो एक साधारण टिप्पणी के रूप में छात्रों के लिए क्षेत्रीय समूहवाद का ज्ञान होना आवश्यक है और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों में कई बार पूर्ण प्रश्न न दे करके छोटी टिप्पणी के रूप में भी प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे जाते हैं। तो M.Com के विद्यार्थी होने के नाते चूँकि हम WTO को विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो हमें इस बात की जानकारी भी होना आवश्यक है। अतः टिप्पणी के रूप में क्षेत्रीय समूहवाद को हमें ये ध्यान में रखना होगा। इसी तारतम्य में WTO के संबंध में एक टिप्पणी के रूप में एक बिंदु और आता है, जिसे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी, पातन रोधी शुल्क कहते हैं। और ये पातन रोधी शुल्क क्या है,
ये भी समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पातन रोधी शुल्क, एंटी डंपिंग, डंपिंग शब्द हम समझते हैं, डंप कर देना किसी चीज़ को, डंपिंग। तो डंप करने के संबंध में जो ड्यूटी लगाया, डंप कर दिया है, उसका एंटी डंपिंग ड्यूटीज WTO ने निर्धारित कर रखी हैं। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, पातन रोधी शुल्क क्या है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। साधारण भाषा में जैसा कि कहा जाता है कि जब कोई राष्ट्र अपने माल को किसी अन्य राष्ट्र में सामान्य मूल्य से भी कम मूल्य पर निर्यात करता है तो उसे राशि पातन या पातन कहते हैं। यह एक अनुचित व्यापार व्यवहार है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस अनुचित व्यापारिक व्यवहार के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रभावित देश द्वारा पातन रोधी उपाय किए जाते हैं और देश में आयात होने वाले ऐसे माल पर पातन रोधी शुल्क लगाया जाता है। हम शुल्कों के बारे में बात करते हैं जब हम एक दूसरे देश से दूसरे देश में माल का आयात निर्यात करते हैं तो सीमा शुल्क आदि लगाया जाता है, लेकिन हम इससे पहले कभी आपने एंटी डंपिंग शुल्क के बारे में नहीं सुना होगा। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि जब कोई राष्ट्र सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भी निर्यात करता है तो उसे राशि पातन की हम संज्ञा देते हैं और यह अनुचित व्यवहार की श्रेणी में आता है। तो प्रभावित राष्ट्र जो आयात कर रहा है वह ऐसे उस पर डंपिंग शुल्क लगाता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो सस्ते माल पर निर्यात करने से आयात देश के पास वस्तुओं का मूल्य कम होगा और उनके जो घरेलू उत्पाद हैं उन पर उनकी बिक्री पर उनका बुरा प्रभाव पड़ेगा। पातन रोधी शुल्क लगाने का प्रमुख उद्देश्य माल के पातन के प्रभावों को समाप्त करना तथा घरेलू उद्योगों को इससे होने वाली क्षति से बचाना है। इतना ही नहीं, राशि पातन शुल्क लगाने का उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल करना भी है। ये राशि पातन शुल्क इसलिए लगाया जाता है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। अदरवाइज कम मूल्य पर माल को दूसरे देशों में भेज करके उस देश के आंतरिक उपलब्धियों को या आंतरिक प्रोडक्शन को, उत्पादन को भारी इसका प्रभाव पड़ता है। यह उल्लेखनीय है कि पातन रोधी शुल्क और सीमा शुल्क में अंतर होता है। हम इस भ्रम में ना रहें कि पातन रोधी शुल्क और सीमा शुल्क एक ही चीज़ है। शुल्क में अंतर होता है। यद्यपि दोनों ही शुल्क सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ही लगाए एवं वसूल किए जाते हैं, किंतु उनमें कुछ प्रमुख अंतर हैं जो निम्नानुसार हैं। हमें यह बात अच्छी तरीके से ध्यान में होना चाहिए कि दोनों चीज़ों में सीमा शुल्क और पातन रोधी शुल्क दोनों डिफरेंट हैं और उनको मुख्य अंतर जो हैं उन्हें हम संक्षेप में आज आपको बताते हैं जो कि आपके लिए लाभकारी होंगे। नंबर 1 से यदि हम बात करें तो पातन रोधी शुल्क अनुचित व्यापारिक व्यवहार प्रभाव को समाप्त करने के लिए लगाया जाता है, जबकि सीमा शुल्क एक सामान्य कर है जो देश की सरकार की आय के स्रोत के रूप में वसूल किया जाता है। आप समझ रहे होंगे कि पातन रोधी शुल्क अनुचित व्यवहार प्रभाव को समाप्त करने के लिए लगाया जाता है, जबकि सीमा शुल्क एक सामान्य कर है जो देश की सरकार के आय के स्रोतों को बढ़ाता है और देश की सरकार की आय सीमा शुल्क के माध्यम से ही बढ़ती है। यदि दूसरे बिंदु पर बात करें तो पातन रोधी शुल्क व्यापारिक परिस्थितियों में सुधार करने का उपाय है, जबकि सीमा शुल्क देश की मौद्रिक नीतियों के अधीन उपाय है। साधारण बोलचाल की भाषा में देखें तो व्यापारिक गतिविधियों में सुधार करने के लिए कोई देश दूसरे देश में सस्ते में अपने माल को डंप ना कर दे, इसलिए ये शुल्क जो है ना लगाया जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण टिप्पणियों के रूप में ये हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इसके बाद एक विवाद समाधान प्रक्रिया, WTO के अंतर्गत विवाद समाधान प्रक्रिया
को भी समझना, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर क्या है, इसको समझना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। विवाद समाधान प्रक्रिया बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है। इस प्रक्रिया के अभाव में विश्व व्यापार संगठन की नियम आधारित व्यवस्था प्रभावहीन हो जाएगी। इस प्रक्रिया के द्वारा यह संगठन एक ऐसी व्यवस्था दे रहा है जिसमें सभी देशों के व्यापारिक अधिकारों की सुरक्षा संभव है तथा वे आश्वस्त हैं कि उन पक्षकारों द्वारा दिए गए वचनों का पालन हो सकेगा। इसी से विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता की अपेक्षा भी की जा सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि WTO के माध्यम से, जैसा विगत 2 वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि नियमन और नियंत्रण, व्यापारिक वर्ल्ड लेवल पर व्यापार पर नियमन नियंत्रण रखने के लिए एक संस्था है, और जब व्यापार होगा तो डिस्प्यूट आना स्वाभाविक है। तो ऐसे डिस्प्यूटों के 2 देशों के बीच में, किसी माल के संबंध में, किसी क्रय विक्रय के संबंध में, आयात निर्यात के संबंध में यदि कोई डिस्प्यूट आता है तो उसकी भी व्यवस्था होना या व्यवस्था की जाना स्वाभाविक है। तो WTO के अंतर्गत विवाद समाधान प्रक्रिया, प्रोसेस उसका क्या है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। व्यापारिक विवाद का जन्म तब होता है जब कोई सदस्य देश किसी व्यापारिक नीति को अपनाता है अथवा कोई ऐसा कार्य करता है जिसे विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य समझौतों के प्रतिकूल मानते हैं अथवा उस सदस्य देश का वचन भंग किया हुआ मानते हैं। वचन भंग किया होना तात्पर्य है कि जो बात हुई थी या जो आयात निर्यात के संबंध में जो कंडीशंस डेवलप हुई थी, यदि इन बातों को नहीं माना जाता है तो निश्चित रूप से विवाद उत्पन्न होता है, और उस विवाद के निपटार के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया को रखा गया है। यह उल्लेखनीय भी है कि विवाद समाधान के लिए संगठन WTO की साधारण परिषद ही विवाद समाधान संस्था का कार्य करती है, जिसे शॉर्ट में यदि हम करें तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ही इसके समाधान का निर्धारण करती है, समाधानों को दूर करती है। और इसकी प्रोसेस क्या है, ये कैसे काम करता है, DSB कैसे काम करता है, सेटलमेंट को कैसे ये समाधान संस्था काम करती है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा आज आपके सामने करेंगे। तो पहला इसमें यदि बात करें तो विचार विमर्श के लिए सर्वप्रथम आवेदन देना होगा। जब किसी सदस्य देश का किसी अन्य सदस्य देश के साथ विवाद उत्पन्न होता है तो वह देश सर्वप्रथम विवाद समाधान संस्था को विवाद पर विचार विमर्श करने के लिए आवेदन देता है। साधारण सी बात है, जैसे विवाद होगा तो सर्वप्रथम DSB को वह एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। फिर इसके बाद दूसरी स्थिति पैदा होगी, विशेषज्ञ दल के गठन के लिए आवेदन। यदि विवाद के पक्षकार देश संस्था को आवेदन करने के 60 दिन के भीतर अपने विवाद का समाधान स्वयं नहीं कर पाते हैं तो वे देश संस्था को विशेषज्ञ एक दल नियुक्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु है, विशेषज्ञों के दल की नियुक्ति एवं उसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। विशेषज्ञों के दल की नियुक्ति होती है, वह इन डिस्प्यूट के संबंध में रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और प्रस्तुत करने के उससे बहुत सारे बिंदु हैं कि किस संबंध में क्या रिपोर्ट होगी या किस टाइप का विवाद है। तो विशेषज्ञ दल का निर्माण इसीलिए किया जाता है कि उन विवादों को वह समझते हैं और फिर उस पर अपना निर्णय देते हैं। निर्णय के बाद एक चौथा बिंदु होता है अपील का। यदि विवाद का कोई भी पक्षकार दल की अंतिम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो वह इसके विरुद्ध अपील कर सकता है।
इसके लिए 7 सदस्यीय अपील संस्था का गठन किया गया है। अपील केवल वैधानिक पहलुओं की व्याख्या से संबंधित तर्कों के आधार पर स्वीकार की जाती है। ये अपील का प्रोसीजर है। इसके बाद संस्था द्वारा अपील रिपोर्ट पर निर्णय होता है। अपील रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संस्था द्वारा उस पर विचार किया जाता है। विचार के बाद संस्था द्वारा उस रिपोर्ट को 30 दिन के भीतर अनुमोदित या निरस्तीकरण की प्रक्रिया कर दी जाती है। और पक्षकारों, नेक्स्ट लास्ट स्टेप है इसका, पक्षकारों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट या अपील रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद विवाद के पक्षकारों को रिपोर्ट में दिए गए सुझावों आदेशों को मानना ही होता है। इस रिपोर्ट का अनुपालन विवाद समाधान संस्था DSB की निगरानी में करनी होती है। तो मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो पहला काम विचार विमर्श के लिए आवेदन देना, विशेषज्ञ दल के गठन के लिए आवेदन देना, विशेषज्ञ दल की नियुक्ति और उसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाना। यदि आप रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। अपील के बाद संस्था द्वारा अपील रिपोर्ट पर निर्णय होता है और निर्णय के बाद उसको पक्षकारों को, संबंधित देशों को उनका पालन करना होता है। तो आज आपको इन 3 विषयों के बारे में, एक पहला क्षेत्रीय समूहवाद, पातन रोधी शुल्क और विवाद समाधान प्रक्रिया के संबंध में आपसे चर्चा हुई है। आशा है आप सभी के लिए यह उपयोगी होगी। धन्यवाद।